Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing good in your studies. Okay, today we will do second part of the chapter which we were doing earlier. Chapter 3 in the earliest cities. तो इसमें अब पॉइंट हम करेंगे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स. तो बात होती है कि रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं. रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कच्चा माल जिससे गुड्स बनाई जाती हैं. और ये कच्चा माल हमें कैसे मिलता है. ये कच्चा माल नेचुरली मिलता है या फार्मर्स और हर्डर्स से प्रोड्यूस वो करते हैं और उनसे ये मिलता है. तो जो यहाँ बात की जा रही है हड़प्पन लोगों की. हड़प्पन लोगों को जो कच्चा माल था वो लोकली भी मिल जाता था और उसे वो बाहर से इंपोर्ट भी करते थे, यानी दूर के एरिया से मंगाते भी थे. तो वो कौन सी जगह थी जहाँ से हड़प्पन इंपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल, और वो कौन से मटेरियल थे, क्या चीज़ें थी जिन्हें वो मंगवाते थे. तो चलिए देखते हैं कि हड़प्पन्स कहाँ से क्या चीज़ें मंगवाते थे. वो राजस्थान से और वेस्ट एशिया में ओमान है वहाँ से तांबा मंगवाते थे. टिन मंगवाया जाता था अफगानिस्तान और ईरान से. टिन एक ऐसा मटेरियल होता है जिसे कॉपर में मिक्स करके यानी तांबे में मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता है, कांसा बनाया जाता है. गोल्ड मंगवाते थे वो कर्नाटका से, और गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान से प्रीशियस स्टोन्स यानी कीमती पत्थर इंपोर्ट किए जाते थे. नेक्स्ट पॉइंट इज फूड फॉर पीपल इन द सिटी. अब यहाँ बात की जा रही है हड़प्पन लोगों की फूड हैबिट्स के बारे में. वो फार्मर्स थे उसके बारे में कि वो किस तरह की क्रॉप्स ग्रो करते थे. हर्डर्स थे, वो गैदरर्स थे, तो क्या चीज़ें कलेक्ट करते थे, फिशिंग और इन सब के बारे में इसमें बात की जाएगी. जैसे कि हमें पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी. ज़्यादातर लोग शहर में रहते थे. जो लोग गाँवों में रहते थे, जो फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, वो फूड सप्लाई करते थे क्राफ्ट्स पर्सनस को, स्क्रीबर्स को, रूलर्स को शहरों में. तो अब वो किस तरह की फसलें उगाते थे, या जो रिमेन्स मिले हैं हड़प्पन साइट से उनसे हमें पता चलता है कि हड़प्पन्स क्या फसलें ग्रो करते थे, कौन सी क्रॉप्स वो ग्रो करते थे. तो वो हैं वीट, बरले, पल्सेस, पीस, राइस, सेसमे, लिनसीड एंड मस्टर्ड. अब एक नए टूल का वो इस्तेमाल करते थे ज़मीन की जुताई के लिए, ज़मीन में मिट्टी पलटने के लिए और वहाँ पौधे बोने के लिए. वो था प्लो यानी हल. तो एक्चुअल जो प्लो है वो कहीं नहीं मिला है क्योंकि शायद उस टाइम वो उसे वुड से बनाते होंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो गया. पर जो क्ले मॉडल्स मिले हैं प्लो के उससे पता चला है कि वो प्लो यूज़ करते थे. हड़प्पा के लोग पशुपालन भी करते थे क्योंकि उनके आसपास के एरिया में चरागाहें थी यानी पास्चर्स थे, वाटर अवेलेबल था जो कि पशुपालन के लिए ज़रूरी था. पर समर सीजन्स में, ड्राई सीजन्स में उन्हें बड़े बड़े झुंड जो एनिमल्स के थे उन्हें दूर एरियाज में ले जाना पड़ता था चराने के लिए. वो फिशिंग भी करते थे, गैदरर्स भी थे, फ्रूट्स भी इकट्ठे करते थे जैसे कि बेर, और वो पशुओं का भी शिकार करते थे जैसे कि एंटेलोप जिसे हम मृग कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है ए क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात. अब यहाँ दो शहरों की बात की जा रही है जो कि गुजरात में हैं, लोथल और धोलावीरा. तो सबसे पहले बात की जा रही है सिटी धोलावीरा के बारे में. धोलावीरा जो शहर है वो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में खादिर बेत एक आइसोलेटेड आइलैंड है, उस पर ये साइट मिली है, धोलावीरा साइट. अब मैं एक छोटा सा आपको यहाँ नॉलेज के लिए पॉइंट देना चाहूँगी कि रन ऑफ कच्छ क्या है. रन ऑफ कच्छ एक रेगिस्तान है. ये रन ऑफ कच्छ दुनिया के बहुत से बड़े नमक के रेगिस्तानों में से एक है और इसका दूसरा नाम नमक का चक्र भी है. अब इसका नाम रन ऑफ कच्छ क्यों है. रन का मतलब होता है रेगिस्तान और कच्छ का मतलब है कछुआ. जब रन ऑफ कच्छ का मैप देखेंगे हम तो ये एक उल्टे कछुए जैसा दिखता है, इसीलिए इसे रन ऑफ कच्छ कहा जाता है. लेट्स कम टू द पॉइंट. हम बात कर रहे थे धोलावीरा की. धोलावीरा रन ऑफ कच्छ में खादर बेत आइलैंड पे है. अब इसमें यहाँ उस वक्त फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल अवेलेबल थी और बरसातों के मौसम में इसे दो वाटर सोर्सेज थे जिनसे इसे पानी मिलता था. वो सीजनल स्ट्रीम्स थे. सीजनल स्ट्रीम्स यानी बारिशों में
उनमें ग्राउंड लेवल भी जब अप हो जाता है और जब ऊपर से बरसात भी होती है तब वो स्ट्रीम्स में पानी मिलता था, वो थे मानसर और मनहार। धोलावीरा जो है वो एक ऐसा टाउन है हड़प्पा का जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। बाकी टाउन्स तो हमने पढ़ा है कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, सिटाडेल और लोअर टाउन में, पर धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, सिटाडेल और लोअर टाउन। और इसमें एक बहुत बड़ा सेरेमोनियल हॉल भी मिला है और इसमें बहुत से गेटवेज भी थे। ये सिटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, तो हर पार्ट बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से कवर्ड था, यानी उसकी सराउंडिंग्स पे, बाउंड्रीज पे बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी। धोलावीरा में एक जो बहुत बड़ी फाइंडिंग मिली है वो है बहुत बड़े लेटर्स, क्योंकि बाकी जगह में जो स्क्रिप्ट्स मिली हैं वो सिर्फ सील्स पे मिली हैं, बहुत छोटी छोटी लिखा हुआ है वहाँ पर। ये जो लेटर्स हैं ये बहुत बड़े लेटर्स मिले हैं धोलावीरा में। ये लेटर्स एक स्टोन पे खुदे हुए हैं और शायद ये लकड़ी के एक तख्त में या फ्रेम में जड़े हुए थे जो कि यहाँ मिले हैं। अब हम बात करेंगे लोथल शहर की। लोथल शहर गल्फ ऑफ खंबात के पास में है, गुजरात में, और ये साबरमती नदी की ट्रिब्यूटरी थी, जो सहायक नदी भोगवा रिवर थी उसके किनारे बसा हुआ था। और यहाँ पे एक बड़ा डॉकयार्ड भी मिला है। डॉकयार्ड यानी जहाँ जहाज़ों की मरम्मत की जाती है, उन्हें बनाया जाता है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था उस टाइम का, जहाँ से ट्रेड किया जाता था दूसरे डिस्टेंट प्लेसेस पे, दूसरी जगहों पे, दूसरे देशों से। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस भी मिला है जिसमें बहुत सी सील और सीलिंग्स मिली हैं, और एक वर्कशॉप भी मिली है यहाँ जिसमें कि बहुत से बने हुए बीड्स, बहुत से अधूरे बीड्स और टूल्स मिले हैं बीड्स बनाने के। ऐसी एक वर्कशॉप भी यहाँ मिली है। अब यहाँ बात की जा रही है सील्स और सीलिंग्स की। तो सील्स क्या होती हैं? जो बैग्स या जो पैकेट्स पैक करके एक्सपोर्ट किए जाते थे उन पे वेट क्ले लगा दी जाती थी और उस वेट क्ले के ऊपर सील से प्रेस कर दिया जाता था। तो सील से प्रेस करने के बाद जो इम्प्रेशन आता है उसे कहते हैं सीलिंग। तो ये इसलिए किया जाता था ताकि जब वो चीज़ें दूसरी जगह पहुंचे तो ये प्रूफ हो कि ये सेफली वहां पहुंची है, तोड़ा नहीं गया या इन्हें बदला नहीं गया है। तो एक तरह से सीलिंग उस सामान की सेफ्टी का प्रूफ होती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज द मिस्ट्री ऑफ द एंड, यानी डेक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब यहाँ बात की जा रही है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे डेक्लाइन हुई। तो 3900 ईयर्स एगो चेंजेस होना शुरू हो गए, बड़े चेंजेस होना शुरू हो गए, जैसे कि जो लोग थे वो शिफ्ट हो गए, बहुत से शहर खाली हो गए, राइटिंग्स, सील्स या वेट्स थे वो उन्हें यूज़ नहीं किया जाता था, रॉ मटेरियल्स थे वो बहुत कम मंगवाए जाने लग गए, और मोहनजोदाड़ो की गलियों में कचरे का ढेर लगना शुरू हो गया, बहुत कम लेस इम्प्रेसिव हाउसेस बनना शुरू हो गए, यानी कि बहुत अच्छे मकान नहीं थे, लो क्वालिटी के मकान बनने लग गए थे गलियों में। इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, और वो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि या तो वो फ्लड से वो जो सिटीज़ थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, या फिर नदियाँ सूखने लग गई तो लोग शिफ्ट करने लग गए दूसरी जगह, या फॉरेन इन्वेजन यानी बाहर से किसी ने आक्रमण किया होगा, या फिर आर्यंस ने अटैक किया होगा, लड़ाइयों में लोग बड़ी संख्या में मर गए होंगे, या फिर डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, क्योंकि ईंटों को बेक करने के लिए, पकाने के लिए, स्मेल्टिंग के लिए, मेटल्स की उन्हें पिघलाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती थी, और फ्यूल जो था वो लकड़ी से मिलता था, लकड़ी वनों से काट के लाई जाती थी। तो शायद डिफॉरेस्टेशन इसका रीज़न रहा होगा। अब वो पशुपालन भी करते थे, तो जो उनके आसपास पॉस्चर्स थे वो धीरे धीरे, जो ग्रीन कवर था वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करने के बाद। तब भी वो वहाँ से मूव कर गए होंगे, या हो सकता है नदियों ने अपने रास्ते बदल लिए हों जिससे बाढ़ आ गई हो, फ्लडिंग की वजह से भी ये शहर डूब गए हों, डिस्ट्रॉय हो गए हों। तो कोई एक पर्टिकुलर रीज़न यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बताते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रीज़न से वो शहर डिस्ट्रॉय हो गए थे, और एक रीज़न हो भी नहीं सकता क्योंकि ये सब अलग अलग जगहों पे साइट्स हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं हड़प्पन सिटीज़ की डेक्लाइन के। 1400 ईयर्स पहले नई सिटीज़ इमर्ज होनी शुरू हो गई,
और ये सब हम इन सिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 और 9 में। अब एल्सवेयर में यहाँ बात होगी इजिप्ट की। इजिप्ट एक रेगिस्तानी एरिया है एक्सेप्ट द एरियाज अलोंग साइड नाइल रिवर। जो नाइल रिवर है, नील नदी के किनारे के जो एरियाज हैं उन्हें छोड़ के बाकी सारा ही रेगिस्तानी सूखा रेगिस्तान है, रेगिस्तानी एरिया है। यहाँ 5000 साल पहले राजा राज करते थे। वो किंग्स या क्वींस अपनी आर्मीज भेज देते थे दूसरे एरियाज में अटैक करने के लिए, दूसरे एरियाज से कीमती चीज़ें लाने के लिए, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर जो हुए, आइवरी यानी हाथी दांत, टिम्बर, इमारती लकड़ियाँ, ये सब लाने के लिए वो दूसरे एरियाज पे अटैक करवाते थे अपनी आर्मीज से। और जब वो राजा मर जाते थे तो उनकी बड़ी बड़ी टॉम्स यानी कब्रें बनाई जाती थी जिन्हें पिरामिड्स कहते हैं, और उनकी बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखा जाता था, ममीज़ के रूप में वहाँ दफनाया जाता था। ममीज़, वो उनकी डेड बॉडीज़ जो थी उन पे एक खास तरह का लेप लगा के उन्हें ऐसे पट्टियों से कवर करके एक कॉफिन में, बॉक्स में डाल के दफना दिया जाता था। तो वो जो उनकी डेड बॉडीज़ थी उन्हें ममीज़ कहते हैं, और जहाँ जिस जगह पर उन्हें दफनाया जाता था वहाँ एक बड़ा सा टॉम्ब ट्रायंगल शेप में एक कब्र बना दी जाती थी जिसे पिरामिड कहते हैं। और उनकी कब्र में उनके साथ बहुत सी चीज़ें भी दफनाई जाती थी, जैसे कि उनके कपड़े, गहने, खाना पीने की चीज़ें, और जो वेपन्स होते थे, हथियार, एनिमल्स, इवन उनके जो दास दासी होते थे, उनके सर्विंग मैन वुमेन को भी कई बार उनके साथ दफना दिया जाता था उन टॉम्ब्स में। तो ये जो बरियल्स हैं ये दुनिया के इलेबोरेट बरियल्स में से एक हैं, यानी कि बहुत सुसंपन्न और बहुत विस्तृत जो बड़े लेवल पे बरियल्स हैं उनमें से एक हैं ये इजिप्ट के पिरामिड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट इन द अर्लियर सिटीज़, जो कि पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में था। मैंने पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम पढ़ने जाएं तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है। इसके बारे में बहुत कुछ हम पढ़ सकते हैं, या बहुत चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत चीज़ें मिली हैं, बट मैं यहाँ पे उतना टॉपिक कवर कर रही हूँ जितना कि इस एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं इसमें बताती हूँ, मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की कोशिश करती हूँ, पर मेन मेरा फोकस होता है एनसीईआरटी की बुक के ऊपर, क्योंकि कुछ कॉम्पिटिशन्स, मेनली जो कॉम्पिटिशन्स बड़े लेवल पे होते हैं जैसे DSSS भी है या CTET है, इनमें जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो ये इस एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं उनको भी ये इजी रहेगा। हम इसके बारे में चाहें तो बहुत कुछ बता सकते हैं, बट एनसीईआरटी में प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट इस बुक में क्या दिया गया है वो मैं एक्सप्लेन करने की यहाँ अपने चैनल पे इन वीडियोस में, जो एनसीईआरटी बेस्ड मैं वीडियोस बना रही हूँ, एनसीईआरटी की बुक पे बेस्ड वीडियोस बना रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।